हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल आज का सेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी हेडिंग है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या है ये समझिए। भारत एक ऐसा देश है जहां भांति भांति के लोग रहते हैं, कई प्रकार के लोग हैं यहाँ, ठीक है, और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं, डिफरेंट उनकी कल्चर है, डिफरेंट उनकी भाषा है, डिफरेंट उनके रिलीजन है, यानी भांति भांति के लोग। इसे हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमें प्यार है अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी से। हम ऐसा ही डाइवर्स कल्चर मेंटेन करके रखना चाहते हैं। ये भारत की खूबसूरती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग यहाँ मिलेंगे। सबसे ज्यादा धर्म यहाँ है, ठीक है, सबसे ज्यादा भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, सबसे ज्यादा कल्चर्स यहाँ पर हैं, और फिर भी सभी लोग मिलकर एकता में रहते हैं, आपसी सद्भाव को बनाए रखते हैं। इसको हमने मेंटेन करना है, ये भारत की पहचान है। मगर इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि अगर कोई ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, सेक्शन ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, जिनकी अपनी कोई भाषा है पर लुप्त होती जा रही है, जिनकी अपनी कोई स्क्रिप्ट है पर लुप्त होती जा रही है, जिनका अपना कोई कल्चर है मगर लुप्त होता जा रहा है, तो सरकार स्टेप उठाएगी। कैसे उठाएगी? उस सेक्शन ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को वो एक अधिकार देगी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करो और अपनी लैंग्वेज को पढ़ाकर और लोगों को भी बताओ, अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ाकर और लोगों को भी इसके बारे में बताओ। क्योंकि अगर तुम बहुत कम लोगों, तुम्हारे खत्म हो जाने पर एक भाषा ना खत्म हो जाए, एक स्क्रिप्ट ना खत्म हो जाए, ठीक है, एक कल्चर ना खत्म हो जाए। अभी अभी अमेरिका में आदिवासियों में एक ऐसी ट्राइब मिली जिनका ना सिर्फ अपना एक कल्चर है बल्कि अपनी एक लैंग्वेज है, मगर साथ ही साथ अपनी एक स्क्रिप्ट भी है, और सिर्फ 100-150 लोग हैं। सोचिए, एक भाषा और एक स्क्रिप्ट के बनने में शताब्दियां लग जाती हैं, शताब्दियां, सेंचुरीज इट टेक। सोचो हिंदी भाषा कितने समय में बनी होगी, इंग्लिश भाषा को, एक भाषा और उसकी स्क्रिप्ट है रोमन स्क्रिप्ट, उसको बनने में कितना समय लगा होगा, शताब्दियां। तो आज वो लोग जिनको वो भाषा आती है, जिनको वो स्क्रिप्ट आती है, वो मात्र, शायद एक बार पेपर में आया था 115 लोग रह गए हैं दुनिया में, बाकी सब वहां से चेंज करके कहीं और चले गए। जैसे कि हमारे इंडिया में हम देखते हैं यूपी से और बिहार से खास करके लेबर के लोग जो है वो माइग्रेट होकर बॉम्बे चले जाते हैं, उत्तर भारत में, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, कहीं पर भी, दिल्ली में खास करके जाकर जॉब करते हैं उत्तर भारत में। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो अपना कल्चर, अपना जीवन को जीने का तरीका छोड़कर इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कहीं और चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ ट्राइबल्स ने किया, तो उस ट्राइब में रह के उस लैंग्वेज, उस स्क्रिप्ट, उस कल्चर को जिंदा रखने वाले लोग तो 115 रह गए। तो ऐसे में सरकार ने स्टेप्स उठाए, ठीक है, उस लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, उस कल्चर को जिंदा रखने के लिए, जिसको बनने में पता नहीं कितनी शताब्दियां लगी थी। तो भारत में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 29 और 30 में है। पहले मैं आपको बेरट दिखाऊंगा और फिर इसकी डेप्थ आपको पढ़ाऊंगा। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल, ठीक है। ये मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने आने जा रही है, दिस इज माय स्क्रीन। पर पहले मैं बेर एक्ट पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है। कंट्रोल F करके स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, फटाफट वही आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया स्क्रिप्ट हमारे पास, ठीक है जी, स्क्रिप्ट, ओके। ये देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपके सामने है, ठीक है। आओ इसको स्टडी करते हैं, मजा आएगा, समझिए। दिखाई दे रहा है आप सबको? चले अब देखो, खूबसूरती देखिए इसकी। सबसे पहली बात, हेडिंग है इसकी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ओके, कल्चरल एंड
एजुकेशनल राइट्स। ओके, और आगे चलते हैं। अब देखिए वर्ड्स क्या यूज हुए हैं। हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। यहां पर वर्ड यूज हुआ है माइनॉरिटीज, मगर यहां देखना एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, यहां पर माइनॉरिटी वर्ड यूज हुआ है, मगर जब यहां पर उसको एक्सप्लेन किया तो वर्ड यूज हो रहा है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। तो पहले तो सिटीजन्स वर्ड आ गया, इससे पता चलता है कि ये ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि केवल ओनली विद सिटीजन्स है। इट इज नॉट अवेलेबल विद एलियंस। एलियंस के पास ये अधिकार नहीं है, सिर्फ नागरिक ही इस अधिकार को एंजॉय करते हैं। और एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ वेट, कुछ बच्चों ने बोला ये विजिबल नहीं है। सबको विजिबल है या नहीं है, जल्दी बोलो, माइक ऑन करके बोलो। यस सर, यस सर, विजिबल। यस सर। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी सिटीजन भी हो और साथ साथ रेजिडेंट भी हो, दोनों चीजें। जशन आप अपना बोल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। Sir, it's not visible here. I can't see the video or screen. जो ये वर्ड्स हैं, जो जैसे मैं ये अल्फाबेट लिख रहा हूं, मैं एस लिख रहा हूं, दिखाई दिया मैंने एस लिखा? नहीं sir. बाकी बच्चों को दिखाई दिया? यस सर। यस सर। सबको दिख रहा है, जशन को नहीं दिख रहा। Sir, can I rejoin? हाँ, नो प्रॉब्लम, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना बच्चे, ठीक है। Okay. चलो, लीव एंड रीजन। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट, देखो तीन चीजें आ रही है, एलएससी, लैंग्वेज है उनकी अपनी कोई, स्क्रिप्ट है उनकी अपनी कोई, या कल्चर है उनका अपना कोई ऑफ इट्स ओन। शेल, शेल वर्ड जहां आ जाता है इट मींस मैंडेटरी है, इट मींस ये मैंडेटरी है। शेल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, यानी कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन है जो भारत में कहीं पर भी रह रहा है और उनका अगर कोई लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है जिसको वो प्रिजर्व करने की जरूरत है, ठीक है ना, तो उनके पास अधिकार है उसको कंजर्व कर सके, प्रिजर्व कर सके, उसकी रक्षा कर सके, ठीक है। तो ये ग्रुप को अवेलेबल है क्लॉज 1, ये सिटीजन्स को अवेलेबल है, वो सिटीजन्स जो रिजाइड कर रहे हैं इंडिया में, और वो सिटीजन जिनका अपना कोई या तो लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है या कल्चर है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर, क्लियर। और वो क्या कर सकते हैं, फिर उसको कंजर्व कर सकते हैं। अगला क्लॉज 2 पढ़ने जा रहा हूं। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी सरकारी कह लो बस इसको, या तो वो सरकारी है या सरकार से पैसा ले रहा है, ऐसे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मना नहीं की जा सकती किसी भी नागरिक को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज या सेक्स वर्ड यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ स्कूल कॉलेजेस सिर्फ गर्ल्स के लिए होते हैं, ठीक है, तो सेक्स कैन बी द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, इन ग्राउंड्स के ऊपर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किसी भी सिटीजन को, ठीक है, जो किसी भी सिटीजन को इन ग्राउंड्स के ऊपर किसी सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। अब ये सिटीजन को मिलता है, ये वाला जो अधिकार मिल रहा है, ये किसको मिल रहा है? ये मिल रहा है नागरिक को, एक पर्सन को, सिटीजन को। क्लॉज 1 मिल रहा है ग्रुप को, यानी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, और क्लॉज 2 अवेलेबल है एक पर्टिकुलर पर्सन। क्लियर? और आगे चलते हैं, डिटेल में इसमें करते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया वो पैराग्राफ जो कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे एक्सप्लेनेशन आ रही है यहाँ,
ये देखो, जो पहला प्रोविजन है, फर्स्ट प्रोविजन, ठीक है, वो ग्रुप को मिल रहा है, एक राइट कॉन्फर कर रहा है ग्रुप को, और जो सेकंड है वो एक ऐसा प्रोविजन है जो राइट गारंटी कर रहा है सिटीजन्स को एज एन इंडिविजुअल एंड नॉट एज ग्रुप, ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि चाहे उनकी कोई भी कम्युनिटी हो। समझ में आया? तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट प्रोविजन विच इज अवेलेबल इन ग्रुप एंड सेकंड प्रोविजन विच इज अवेलेबल इंडिविजुअली। और आगे चलते हैं। फिर मैंने अभी बताया आपको कि हेडिंग में वर्ड यूज हुआ है माइनॉरिटी, जो हमने हेडिंग देख रहे हैं, इसकी हेडिंग में वर्ड यूज हो रहा है माइनॉरिटी, लेकिन जहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है वहां पे वर्ड यूज हो रहा है सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। अब सेक्शन तो बड़ा सेक्शन भी हो सकता है, यानी कि मेजॉरिटी भी हो सकता है। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में इस बात को क्लियर किया कि जहां पर सेक्शन ऑफ सिटीजन वर्ड हमने यूज किया है, उसका मतलब ये है कि आर्टिकल 29 क्लॉज 1 is available not only to minority but also available to majority. Is my point clear? क्योंकि there are some principles of interpretation of statutes. Statute यानी कि law को इंटरप्रेट करने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जो पहला ये एक लॉ है 29 क्लॉज 1, लॉ 1 नंबर से शुरू होके फुल स्टॉप तक है, यहां से यहां तक। क्लियर? इसको इंटरप्रेट करना है, यही फोर्स ऑफ लॉ इन वर्ड्स में एनी से लेकर सेम तक। क्लियर? इट हैज फोर्स ऑफ लॉ, इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड। लेकिन अगर इस बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो हेल्प लेंगे हम कहां से? यहां से, हेडिंग से। फिर भी नहीं आ रहा तो ब्रॉड हेडिंग से लेंगे। समझ में आया? और इफ देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द this provision and the heading, then provision prevails over the heading. समझ में आया? इसलिए it is available both to majority as well as minority. और आगे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आर्टिकल 29 दो तरह की माइनॉरिटीज को जो है रिकॉग्नाइज करता है, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है जी। आर्टिकल 30 में भी यही वर्ड्स यूज हुई है। देखो, ये देखिए आर्टिकल 30, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और ऑफ लैंग्वेज। क्लियर? तो दो प्रकार की माइनॉरिटी को हमारा लॉ रिकॉग्नाइज करता है, और वो माइनॉरिटीज कौन सी है? रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया हुआ है, क्योंकि सेक्शन ऑफ सिटीजन वर्ड यूज हुआ है, इसलिए इट इज अवेलेबल टू बोथ मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी। और क्या माइनॉरिटी वर्ड कहीं पर भी एक्सप्लेन्ड है कि माइनॉरिटी वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में डिक्लेयर किया कि अगर पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी whether based on religion or based on language, अगर पॉपुलेशन लेस देन 50% है तो उसको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जा सकता है। क्लियर? अब ये 50% ऑफ व्हाट? ऑफ कंट्री या और ऑफ स्टेट? ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। एक जजमेंट आई, री केरला एजुकेशन बिल, री केरला, ये बार बार इस जजमेंट का नाम आगे आएगा, री केरला एजुकेशन बिल केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लो कोई लॉ पास हुआ, कोई एक्ट पास हुआ, यानी कोई स्टैट्यूट आया है जो लोगों के अधिकारों को वायलेट कर रहा है, और इस लॉ को क्या किया लोगों ने? चैलेंज कर दिया। ठीक है, यानी किसी एक कम्युनिटी ने इसको चैलेंज कर दिया कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30
हमारा जो है वो वॉयलेट हो रहा है, उसको ये वॉयलेट कर रहा है। तो ये लॉ जो है, जिस लॉ को कहा जा रहा है कि ये वाला लॉ हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, उस लॉ को देखा जाएगा कि वो लॉ स्टेट लॉ है या वो सेंट्रल लॉ है। किसका लॉ है वो? अगर तो स्टेट लॉ है यानी मेड बाय विधानसभा विधान परिषद, तो स्टेट का 50% देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सेंट्रल लॉ है यानी कि मेड बाय लोकसभा राज्यसभा, तो पूरी कंट्री का 50% देखा जाएगा। लंबे समय तक यही लॉ चलता रहा, मगर फिर एक और जजमेंट आई री केरला एजुकेशन बिल के बाद, और उसका नाम था टीएमए पाई फाउंडेशन केस। टीएमए पाई फाउंडेशन केस 11 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठ के ये फैसला दिया था। इतना महत्वपूर्ण फैसला है टीएमए फाउंडेशन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ऑफ कोर्स ये 11 जजेस 500 पर तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। उन्होंने इस बात को, इशू को फिर से कंसिडर किया और कहा, ठीक है, इट हेल्ड दैट सिंस द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया हैज बीन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, हमारे यहाँ जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो फजल अली कमीशन था, ठीक है, उसकी कुछ सलाहें मानकर हमने रीऑर्गेनाइजेशन की थी, ठीक है। स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हुआ है, इसलिए लैंग्वेज को हम हरगिज भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इस कारण से जब भी माइनॉरिटी असेस किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग, अगर हमने डिटरमिन करना है कि ये कम्युनिटी के लोग माइनॉरिटी है भी है या नहीं, तो द यूनिट विल बी स्टेट। जो यूनिट होगा वो होगा, यूनिट विल बी स्टेट एंड नॉट इंडिया एंड नॉट कंट्री। समझ में आया? तो अब स्टेट के हिसाब से है। इसके चलते पंजाब में एक मुद्दा खड़ा हो गया। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है, उन्होंने सिख कम्युनिटी के लोगों को माइनॉरिटी स्टेटस देने का वादा कर दिया, ठीक है जी, और लॉ बना दिया कि इसके बाद सिखों को माइनॉरिटी माना जाए। क्लियर? लेकिन ये चीज हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई कि ये चीज गलत है, ठीक है। जब चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में इसको, तो हाई कोर्ट ने कहा कि वी आल्सो नो दैट पॉपुलेशन ऑफ सिक्स इन पंजाब जो है वो लेस देन 50% है स्टेट के हिसाब से, स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन एक और चीज होनी जरूरत होती है कि देयर शुड बी अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, देयर शुड बी एन एविडेंस ऑफ डोमिनेशन, whereas it is not there with Sikhs in Punjab. सिख कम्युनिटी जो है, रादर ये लोग जो हैं ये डोमिनेट कर रहे हैं। समझ में आया? डोमिनेट वर्ड तो फिर भी ठीक नहीं रहेगा, ये एफ्लुएंट है, ये पावरफुल है राजनीति में, बल्कि इनका बहुत प्रभुत्व है। चीफ मिनिस्टर अभी कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह असिख। उससे पहले कौन था? प्रकाश सिंह बादल असिख। तो सिखों का ही तो राज चल रहा है पंजाब में। तो ऐसे में ये कहना कि सिखों के कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट को खतरा है, ये गलत है। इसलिए विथड्रॉ कर लिया गया माइनॉरिटी स्टेटस, और ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन है। ओके, और आगे चलते हैं हम। 29 के मैंने ये वाले नोट्स आपको दिखाए। पूछो, बोलिए। सर आपने यहाँ पे जब बोला था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो आपने किसी का नाम लिया था कि उन्होंने सजेशन दिया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, हु वाज ही? ये 3 मेंबर्स का 3 बंदे थे, ठीक है, जो जिन्होंने
जिनका बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी। हाँ जी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी बनाई गई थी भारत में कि वो बताए कि लैंग्वेज या किस आधार पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है। और ये 3 मेंबर में जो हेड था वो कौन था? फजल अली। और बाकी 2 और 3 नंबर जो थे ये थे मेंबर्स, 2 नंबर 3 नंबर। इसका नाम था हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कंजरू, ये कंजरू नहीं है, सिर्फ कुंजरू है। और था के एम पानिक्कर, ये भी एन छोटा लिखना चाहिए, ठीक है, के एम पानिक्कर। समझ में आया? ओके, ये 3 बंदों का कमीशन था जिसने कहा था स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करो। क्लियर? ओके फाइन, चले आगे, चलूं आगे। यस सर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लैंग्वेज को अगर कोई कंजर्व करने के लिए कोई कोशिश करता है, कोई एजिटेशन करता है एक भाषा को बचाने के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, तो ये गलत नहीं है। अगर इस प्रकार के राजनीतिक भाषण कोई देता है, इस प्रकार कोई वादा करता है तुम मुझे वोट दो, मैं जीत गया तो तुम लोगों की भाषा की रक्षा करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज करूंगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को इस प्रकार के वादे करता है और फिर लोग उसे वोट डालते हैं, वो इलेक्शन जीत जाता है, तो क्या ये करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी? आंसर इज नो। does not amount to, it does not amount to corrupt practice under representation of the people act 1951। ये जो केस था, बंदे का नाम था जगदेव सिंह सिद्धांती। जगदेव सिंह सिद्धांती, जगदेव सिंह सिद्धांती ये हार गया था इलेक्शंस, ठीक है, और 1965 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये केस हार गया और ये इलेक्शन हार गया, और दूसरी पार्टी का जो आदमी था वो जीत गया। और जो दूसरी पार्टी का आदमी था वो कह रहा था पंजाब में हिंदी भाषा दबती जा रही है, पंजाबी भाषा की प्रमोशन के लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला बना दी, पंजाबी भाषा की प्रमोशन के लिए, ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बना दी, और हिंदी भाषा को बचाए रखने के लिए पंजाब में कोई स्टेप हो ही नहीं रहा। तो जो नॉन सिख हैं, ठीक है, उनकी भाषा दब रही है। तो इस कारण से हिंदी भाषा की रक्षा के लिए सारे आर्य समाजियों को इकट्ठा किया इस बंदे ने, और ओम ध्वज का प्रयोग किया। ओम ध्वज जो है, जिस पर ओम लिखा होता है, ये ऐसे, ये जो है ये हिंदुओं का निशान है। उसने अपने इलेक्शंस में 2 बातें की, एक तो हिंदुओं की भाषा हिंदी की रक्षा, और समझ में आया, और ओम ध्वज आर्य समाज का सिंबल ओम ध्वज को उसने यूज किया इलेक्शन की मीटिंग्स में, रैलीज में। तो जो पार्टी हार गई वो कहता है ये जो बंदा जीता है वो तो ये 2 गलत काम करके जीता है, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के आर्टिकल 123 क्लॉज 3 की वॉयलेशन है। तो जिसकी वजह से इस बंदे का कैंडिडेचर कैंसल कर दो, यानी इसको बाहर कर दो, जीता हुआ इलेक्शन भी इससे छीन लो, ठीक है। कोर्ट कहती है ये वाली बात कि अगर कोई एक भाषा को बचाने के लिए स्पीच देता है तो हरगिज भी इसको वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 123 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ना माना जाए, ये करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस ना मानी जाए। इज माय पॉइंट क्लियर? समझ में आया? ठीक है। फिर और भी कुछ केस हुए। एक और केस हुआ, वो हुआ डीएवी कॉलेज जालंधर। सुनिए ध्यान से, डीएवी कॉलेज जालंधर, जालंधर स्पेलिंग देख लेना, पहले ये स्पेलिंग चलती है, जालंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब
1971 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बात उठी कि ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है। इसमें भी ये बात उठी कि GNDU, अमृतसर की सबसे बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी जो है वो है GNDU, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जो है, अमृतसर में है, ठीक है। जालंधर के सभी कॉलेजेस दे आर एफिलिएटेड, ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ जालंधर दे आर एफिलिएटेड टू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। तो DAV कॉलेज जालंधर भी एफिलिएटेड टू GNDU था। तो सॉरी हेलो, तो ये कहा गया कि पंजाबी भाषा की स्टडी ऑफ पंजाबी लैंग्वेज और रिसर्च इन पंजाबी लैंग्वेज और रिसर्च इन पंजाबी लैंग्वेज के लिए बनी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इस तरह से ये एक पर्टिकुलर धर्म की प्रमोशन हो रही है, सिख धर्म की। कोर्ट ने कहा ये लैंग्वेज है, ये सिख धर्म की कोई एक चीज कोई नहीं है। The studies and research in Punjabi language and literature and to undertake measures for the development of Punjabi language and culture did not infringe Article 29 Clause 1, ठीक है। तो इस कारण से ये गलत नहीं है। GNDU यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट को अपहेल्ड किया, सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर? चले आगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई पूछना चाहता है कुछ क्वेश्चन? क्या मैं चलूं आगे? मेन बातें आर्टिकल 29 से रिलेटेड मैं आपको करवा चुका हूं। क्लियर? मैं इसके साथ ही आज इस सेशन में एंड करूंगा। अब मैं 30 लंबा सेशन है, मैं अगली बार करूंगा अगले सेशन में। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? ठीक है जी। सर आई डिडंट गॉट जगदेव सिंह सिद्धांती वाला पार्ट। देव सिंह सिद्धांती? यस सर। बंदा था जगदेव सिंह सिद्धांती। इलेक्शन लड़ा इसने, पर ये इलेक्शन हार गया, और जो हारने के बाद ये कोर्ट पहुंच गया। कहता जो बंदा जीता है वो गलत तरीके से जीता है, वो तो हिंदी भाषा को प्रमोट करने के वादे करके जीता है। और कहता उसने ओम, उसके झंडों के अंदर ओम का निशान था, और ओम ध्वज आर्य समाज का है। तो इस तरह हिंदुओं की वोटें सारे वो ले गया, और ये गलत है क्योंकि इससे हिंदू और सिखों की लड़ाइयां पंजाब में बढ़ेंगी। कोर्ट ने कहा वो भाषा प्रमोट करने की बात कर रहा है, और भाषा प्रमोट करना गलत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 कहता है अपनी भाषा को आप कंजर्व कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? इतनी सी बात है। इसके साथ ही सेशन में खत्म करता हूँ। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं।